नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इजेक्शन सीट ये कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला तो अर्जेंटीना ने एक टेंडर निकाला है जिसमें वे यूके की इजेक्शन सीट को नहीं चाहते हैं, तो इस कारण से तेजस की इजेक्शन सीट में भी ये इशू है और साथ में JF-17 में भी सेम इशू है कि वे यूके की बनी हुई इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करते हैं और साथ में कुछ क्रैशेस भी हुए हैं, तो उनके कारण भी यहाँ पर इजेक्शन सीट जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके अलावा जो भारत है वो भी आने वाले समय में 83 तेजस MK1A 170 तेजस MK2 125M का और साथ में 100 से ज़्यादा यहाँ पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को ले सकता है। तो यानी कि भारत भी आने वाले समय में 480 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करेगा, तो उन सब के लिए भी भारत को इजेक्शन सीट चाहिए होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भारत को इतनी ज़्यादा इजेक्शन सीट यहाँ पर चाहिए तो DRDO यहाँ पर खुद की एक स्वदेशी इजेक्शन सीट क्यों नहीं बनाती है, या फिर भारत की कोई और कंपनी यहाँ पर स्वदेशी इजेक्शन सीट नहीं बनाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत एक स्वदेशी इजेक्शन सीट के ऊपर काम क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी के लिए जान लेते हैं कि एक इजेक्शन सीट कैसे यहाँ पर काम करती है। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, जब पायलट को इजेक्ट करने की आवश्यकता होती है तो उस समय जो सबसे पहले ऊपर से जो कैनोपी है वो बड़ी तेजी से यहाँ पर हट जाती है या फिर उड़ जाती है। तो इसके अलावा पायलट की सेफ्टी के लिए जो उसका हेलमेट होता है उसके ऊपर एक विजर आ जाता है ताकि जो पायलट का फेस है वो भी यहाँ पर बचाया जा सके और साथ में जो पायलट का सर होता है उसका भी यहाँ पर बचाव किया जा सके। तो इसके अलावा यहाँ पर जो इमरजेंसी ऑक्सीजन सीट पैन है वो भी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और जो सर्विस लीड है वो भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसके बाद जो रॉकेट मोटर होती है वो सीट को एयरक्राफ्ट के आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ फायर करती है और ये जो प्रोसेस है ये पायलट के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है। लगभग पायलट को 10 से 12 G तक का जो प्रेशर है वो सहना पड़ता है। तो इसके बाद एक आर्टिकल में तो मैंने ये भी देखा था कि जब भी पायलट यहाँ पर इजेक्ट करता है, मान लीजिए एक पायलट ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में लगभग 2 बार इजेक्ट किया एक फाइटर जेट से, तो यहाँ पर माना जाता है कि ये जो प्रेशर पड़ता है उससे पायलट की हाइट यहाँ पर 1 इंच कम हो जाती है और अगर 2 बार किया तो 2 इंच कम हो जाती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये फैक्ट एकदम से सही है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा ये दर्दनाक होता है। तो इसके बाद जो इजेक्शन सीट होती है उसमें फर्स्ट एड किट होती है, वाटर और फूड होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है एक, और साथ में एक राफ्ट भी यहाँ पर होती है। और इसके अलावा जो पैराशूट होता है वो यहाँ पर खुल जाता है, तो वो तो नॉर्मल सा यहाँ पर प्रोसेस है, उसको यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप यहाँ पर बात करते हैं इजेक्शन सीट की तो एक रिलायबल नाम सामने आता है, मार्टिन बेकर। ये एक यूके की कंपनी है और इसने जो इजेक्शन सीट है उनका एक मैक्सिमम जो मार्केट है उसे कैप्चर करके रखा हुआ है और ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने लगभग 8000 पायलट्स की जो जान है वो यहाँ पर बचाई है अपनी इजेक्शन सीट के द्वारा। तो खैर, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि भारत एक इजेक्शन सीट को क्यों नहीं बनाता है जबकि हमको इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट में वो लगानी है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों, जब भी एक इजेक्शन सीट को यहाँ पर बनाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट तभी मिलता है जब आपकी खुद की मार्केट US की तरह बड़ी हो। जैसे कि आप सबको पता है कि जो US एयरफोर्स है वे काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका वर्ल्ड मार्केट में एक बड़ा शेयर हो, तभी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो मिलता है। और इसके अलावा इसकी प्रोग्राम कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा होती है कि जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और इसके अलावा एक टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाने के लिए भी मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर बहाने पड़ते हैं और साथ में जो काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और अभी के लिए जो हमारी DRDO है वो इतने कॉस्टली प्रोग्राम को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो टेस्ट हैं वे तो जो पूरा एयरक्राफ्ट होता है उसके ऊपर यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रंटल सेक्शन को यहाँ पर बना के उसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर DRDO को हमारे डिफेंस बजट का केवल 2% मिल पाता है तो उनके लिए इतना ज़्यादा कॉस्टली प्रोग्राम को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा आज की तारीख में भारत की एक बड़ी आवश्यकता है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर, तो सबसे पहले भारत उस पर ध्यान देगा और इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि वे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल कर सके। तो यहाँ पर भारत फुल और डिफरेंट एयरक्राफ्ट को बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उसे एक ही एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट करके उसे
डिफरेंट एयरक्राफ्ट में नहीं लगा सकते हैं, आपको डिफरेंट एयरक्राफ्ट में उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके अलावा भारत के पास यूएस जितने बजट या फिर एयरक्राफ्ट भी नहीं है, वे तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए वेपन्स को बनाते रहते हैं और इसके अलावा उनको डिस्ट्रॉय भी करते रहते हैं। तो अमेरिका इतने एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस कारण से जो इजेक्शन सीट की प्रोग्राम कॉस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अलावा मान लीजिए अगर हमने बना भी ली और हम इंडियन एयरफोर्स को देते हैं, तो जब तक उसकी प्रोग्राम कॉस्ट निकलेगी तब तक इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसके बाद प्रॉफिट का तो काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर चांस होता है। तो इसके अलावा अगर आप इसको महंगा करते हैं तो जो ओवरऑल एयरक्राफ्ट है उसकी भी यहाँ पर कीमत बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि ये वन टाइम ही डील होती है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एयरक्राफ्ट खरीदा तो आप उसके लिए उसकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर एक देश पर निर्भर हो जाते हो। लेकिन जो यहाँ पर इजेक्शन सीट है उसको एक बार ही खरीदा जाता है। मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स को 480 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर जो है इंडक्ट करना है, तो वे 500 इजेक्शन सीट को खरीदेंगे, इसके बाद वे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 30 से 40% ही चांसेस होते हैं कि मान लीजिए अगर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और वो बच गया तो उसमें एक और इजेक्शन सीट को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये भी 30% ही चांसेस होते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट क्रैश के दौरान उसका एयरफ्रेम बचे। उसके बचने के चांसेस तभी होते हैं या तो फिर वो टेक ऑफ के दौरान क्रैश कर जाए नीचे ही, या फिर लैंडिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा कम हाइट से क्रैश करे और कम स्पीड पर। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस की। तो देखिए दोस्तों, एक इजेक्शन सीट को बनाने के लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि भारत के पास आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और साथ में जैसे कि भारत ने मिसाइल बनाई, तेजस बनाया, या फिर हम आने वाले समय में एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, या आप बात करें स्पेस प्रोग्राम की, तो इसके लिए भारत के पास जो एक बेस है वो तैयार हो चुका था। तो इस कारण से भारत इस फील्ड में तो आगे निकल गया। लेकिन इसके बाद अगर हम एक क्वालिटी और साथ में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी इजेक्शन सीट को बनाते हैं, तो यहाँ पर इसको बनाना सबसे पहले तो अपने आप में बड़ा चैलेंज है और इसको आप बनाने में लगभग 1 दशक का तो मिनिमम यहाँ पर समय भारत को लग सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और अगर हम बात करें, भारत जब भी इजेक्शन सीट को बनाएगा तो उसे आप कह लीजिए भारत एक जॉइंट वेंचर के तहत बनाएगा, ताकि हमें टेक्नोलॉजी भी मिल जाए और साथ में जो टाइम है वो भी कम लगे। और ये जो जॉइंट वेंचर है ये मेनली यहाँ पर यूएस और साथ में यूके के साथ हो सकता है। और इसके अलावा जो यूके की मार्टिन बेकर है उसके साथ यहाँ पर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो मेरे हिसाब से अब भारत को एक इजेक्शन सीट को बनाने की शुरुआत तो यहाँ पर कर ही देनी चाहिए, कम से कम पेपर पर तो इसे डिज़ाइन करें, क्योंकि एक लंबा समय अभी भारत के पास यहाँ पर है। तो इसके अलावा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे और साथ में पता चला होगा कि एक इजेक्शन सीट को बनाना कितना ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर पड़ता है और कितना बड़ा चैलेंज ये होता है। तो दोस्तों इसके अलावा एक नेक्स्ट Q&A वीडियो आएगी, तो आप उसके लिए अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उनके आंसर अगली Q&A वीडियो में कर सकूं। और दोस्तों बहुत से जो कमेंट है वे यहाँ पर स्पैम के चलते अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मैं उनको डिलीट करता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।